नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बीपीएससी इत्यादि एग्जामों के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रहेगी। दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हर एक सेक्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप अभी तक विजिट नहीं किए हैं तो एक बार जरूर विजिट करें। पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी जलराशि नदी कौन सी है? दोस्तों प्रवाह के दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है ये अमेजन नदी है। बात करें अमेजन नदी किस महादेश में फ्लो होती है तो ये दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका महादेश में जो है फ्लो होती है। बात करें सबसे बड़ी सहायक नदी तो मेडिरा दुनिया का सबसे बड़ी सहायक नदी है जो अमेजन की ही सहायक नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी तो आपका आंसर होता है नील नदी, जिसका उद्गम कहाँ है? विक्टोरिया झील से निकलता है नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। वहीं पे विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन जो निकलता है एंडीज पर्वतमाला से। कहाँ से? एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे विस्तृत पर्वतमाला है एंडीज, ये भी दक्षिण अमेरिका में है। वहीं से निकलती है अमेजन नदी। अमेजन की सहायक नदी हो गई मेडिरा नदी। सबसे लंबी नदी की बात होगी तो नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? दोस्तों भारत के अंदर सबसे लंबी बांध जो है यह है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पे है तो ये महानदी के ऊपर स्थित है। महानदी कहाँ फ्लो होती है ज़्यादातर तो ये उड़ीसा में बना है हीराकुंड बांध। वहीं पे अगर इंडिया के अंदर आपको सबसे ऊंचा बांध पूछा जाए तो ये आपका आंसर होता है टिहरी बांध। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड के स्थित है। किस नदी पर है? भागीरथी प्लस भीलांगना नदी के संगम पे है। भागीरथी प्लस भीलांगना नदी के संगम पे है टिहरी बांध परियोजना जो इंडिया में सबसे ऊंची बांध परियोजना है। वहीं सबसे लंबी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों बता दें ये नागार्जुन सागर जो ऑप्शन नंबर आप डी में देख रहे हैं ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के हिसाब से जो श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न नंबर 3, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। दोस्तों अकबर के दरबार में जो 9 प्रसिद्ध कवि थे उनको क्या कहा गया है तो उनको नवरत्न की संज्ञा दी गई थी। बात करें अकबर मुगल वंश के थर्ड शासक हुए तथा अकबर के काल को मुगल वंश का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये बात जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उसे आप जरूर नोट करें अगर आप पहले से नहीं जानते हैं तो अकबर के दरबार में इनमें से जो कवि थे ये थे रहीम ए खान खाना। बीरबल क्या थे? उनके मंत्री थे। और बैरम खां उनके संरक्षक थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर के प्रारंभिक दिनों का रेजेंट कौन थे तो बैरम खां। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। साथ ही साथ अकबर ने क्या क्या जो है दीन इलाही चलाया था, मजहर की स्थापना किया था, उसके बाद इबादत खाना की स्थापना करवाए थे, फतेहपुर सिकरी की निर्माण करवाए थे। तो ये सब अकबर से रिलेटेड प्रमुख कार्य है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और अकबर की जो है शासन अवधि कब से रही तो ये भी पूछा जाता है 1556 से 1605। अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। उसके बाद मुगल वंश की सत्ता जहांगीर के हाथों में चला जाता है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम वहां के भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। अब क्वेश्चन आती है मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब सबसे बड़ी बात सिंधु घाटी सभ्यता से मैं एक इंपॉर्टेंट चीज हर बार बताता हूं। अगर आप बीपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, किसी भी स्टेट का जो पीसीएस होता है उसकी तैयारी करते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी छोर क्या है तो सबसे पूर्वी छोर है आलमगीरपुर। ये कहाँ है? ये भारत में यूपी के अंदर है। सबसे पश्चिमी छोर क्या है? ये है सुरकोतदा जो है ये पाकिस्तान में है। ये सबसे पश्चिमी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता की। सबसे दक्षिणी छोर क्या है तो ये है दायमाबाद कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। सबसे उत्तरी छोर क्या है? ये है मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। तो आपको इतना बात ये चारों छोर जरूर याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता से। एक बात करें सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। एक प्रश्न है
पैन अमेरिका किसके लिए प्रयुक्त होता है? दोस्तों पैन अमेरिका जो है ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका तीनों को संयुक्त रूप से पैन अमेरिका की संज्ञा जो है दिया गया है। एसएससी CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में ये आया था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि पैन अमेरिका में ये तीनों इंक्लूड है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करें सिर्फ उत्तरी अमेरिका को क्या कहते हैं, तो उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया की संज्ञा दिया गया है। नई दुनिया की संज्ञा जो है उत्तरी अमेरिका को दिया गया है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका से प्रश्न आते हैं कि यहाँ के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थे? जुंको तेबई। कौन? जुंको तेबई जो है ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला थी, जो कहां से बिलोंग करती थी? जापान से। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जो है भारत के संतोष यादव हैं। ये भारत के ही हैं, इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, प्रथम बार। वैसे तो अब तो बहुत आदमी हो गया है, बहुत लेडीज हो गया है कि माउंट एवरेस्ट को फतह किया है 2 से अधिक बार, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम बार कौन ऐसा कारनामा किया, तो संतोष यादव ये भारत के हैं और ये विश्व के प्रथम ऐसी लेडीज हुई कि 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह की। पहली मैंने बताया सबसे पहले कौन सा लेडी जो है माउंट एवरेस्ट को फतह किया, जुंको तेबई, कहाँ के रहने वाली थी? जापान की। वहीं पे बछंतरी पाल जो है भारत की तरफ से प्रथम बार माउंट एवरेस्ट को फतह की। बात करें माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? सागर माथा। और माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है? भारत के महान सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे। तो आपको इतना बात याद रखना है माउंट एवरेस्ट से। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन से स्पष्ट है, गांधी जी को कौन नहीं जानते, तो गांधीवादी विचारधारा का मूल आधार है सत्य और अहिंसा, धर्म और नैतिकता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात करें गांधी जी की भारत में जर्नी कब से कब रही, तो 1893 में इन्होंने साउथ अफ्रीका गए और 1915 में 9 जनवरी के दिन लौटे। तब से लेकर आज तक 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी की प्रथम सक्रिय आंदोलन जो रहा भारत के अंदर, ये रहा चंपारण सत्याग्रह। और भी आंदोलन इनसे प्रेरित थे, लेकिन ये जो है व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं रहते थे आंदोलन में। लेकिन चंपारण सत्याग्रह 1917 ये भारत में इनका पहला व्यक्तिगत रूप से मतलब फिजिकली रूप से इंडल्ज होने वाला सत्याग्रह था। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। किस पद्धति के अनुसार ये आंदोलन चलाया गया था? 3 कठिया पद्धति के अनुसार। एक प्रश्न अगला है, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? दोस्तों अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध दरबारी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अब अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतिए हिंद कहा जाता है, भारत का तोता कहा जाता है। भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अकबर मुगल वंश के शासक हैं, शाहजहां भी मुगल वंश के शासक हैं, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के लास्ट शासक है। इन्हीं को हरा के जो है पानीपत के प्रथम लड़ाई 1526 में बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना किए थे और दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म के बारे में किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम के समान है? दोस्तों धर्म के बारे में जो है कार्ल मार्क्स की ये राय है कि यह जनता के लिए अफीम के समान है, जहर के समान है, एक लत लग जाने वाली वस्तु है। तो ये कथन किसकी है? तो ये कार्ल मार्क्स की है। अब कार्ल मार्क्स का जो है प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। कौन सा? दास कैपिटल जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा, जो काफी ही फेमस पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लेनिन और स्टालिन कहाँ के थे? तो ये दोनों रूसी थे। लेनिन जो 1917 के रूसी क्रांति से संबंधित है, वहीं पे हिटलर जो है ये जर्मन तानाशाह थे और जर्मन का इन्होंने चांसलर का पद भी संभाला था। चलते हैं आगे। और हिटलर का जो आत्मकथा है एग्जाम में आ जाता है, उसे कहा जाता है मेन कैम्प। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर है, पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है? तो दोस्तों पतंजलि जो है योग सूत्र से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं बाबा रामदेव के प्रोडक्ट पतंजलि, तो ये योग सूत्र पतंजलि जो है नाम है एक, तो ये योग सूत्र से रिलेटेड थे। वहीं मालती माधव एक किताब का नाम है जो कौन लिखे हैं? भवभूति। कौन? भवभूति के द्वारा लिखा गया है।
आयुर्वेद एक वेद है जो ऋग्वेद का उपवेद है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, ऋग्वेद का उपवेद पूछा जाता है बड़े बड़े एग्जामों में, तो आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, थोड़ा फास्ट चलेंगे नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। अगला प्रश्न है रजत क्रांति संबंधित है। दोस्तों रजत क्रांति जो संबंधित है ये ऑप्शन है तिलहन, अनाज, दुग्ध, अंडा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अंडा उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है। वहीं तिलहन पीत क्रांति, पीली क्रांति, अनाज हरित क्रांति हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन जो है सफेद क्रांति हो जाएगा या श्वेत क्रांति हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित ही एक प्रकार का जो है क्रांति था, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है पोवा टाइगर रिजर्व, पोवा टाइगर रिजर्व माफ कीजिएगा पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? तो वन्य जीव अभयारण्य है ये पोवा, तो ये कहाँ है? तो ये असम में स्थित है। असम में और भी स्थित जो नेशनल पार्क है मानस है, काजीरंगा है, इत्यादि इत्यादि जो है ये भी असम में है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है भारत का मानक समय किस शहर से होकर गुजरती है? दोस्तों भारत का मानक समय जो है ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इलाहाबाद का नाम बदल गया है, अब क्या नाम हो गया है? प्रयागराज। और ये यूपी की जो है, यूपी में जो है इलाहाबाद थी, इनका नाम पहले अकबर ने रखा था इलाहाबाद, अल्लाह का बाद, उसके बाद जो है इनका नाम अब बदल गया है, प्रयागराज हो गया है। यहीं पे गंगा जमुना और सरस्वती की मिलन होती है, यहाँ से जो है भारत का मानक समय गुजरती है। अब एक चीज चर्च करना यहाँ पे जरूरी रहेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करता है एग्जाम में कि भारत का समय जो है ये जीएमटी से किस मतलब क्या असर करता है? तो जीएमटी प्लस 5.30 मतलब 5.5 घंटे जो है आगे है जीएमटी से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से आईएसटी जो है 5.5 घंटे आगे चलता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना, जैसे कि आप घड़ी वगैरह में टाइम सेट करते होंगे तो ऑलरेडी वहां पे दिखाता है। एक प्रश्न अगला है 14 नंबर, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? दोस्तों हम्पी का खंडर जो है ये कर्नाटक में स्थित है। साथ ही साथ कर्नाटक में और क्या क्या है इस प्रकार के इस फॉर्म में इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप किस चीज को याद करके रख सकते हैं रिलेट करके? तो हम्पी में कर्नाटक में जो है बीदर का किला भी है, बीदर का किला भी है कर्नाटक में, तो आपको इसको भी याद रखना है। साथ ही साथ हम्पी का खंडर भी है कर्नाटक में, तो आपको ये बात भी याद रखना है। चलते हैं आगे, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? बार्क, BARC जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में ट्राम्बे एक जगह है वहां स्थित है, तो आपका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। चलते हैं आगे, और यहाँ पे बेंगलोर के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी रहेगा। बेंगलोर में जो है इसरो का मुख्यालय है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। बात ही बात इसरो की जो स्थापना दिवस भी पूछा जाता है, तो ये 1969 में स्थापित किए गए थे, और इसके वर्तमान में जो है एस सोमनाथ जो है हेड है इसरो के, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, 16 नंबर प्रश्न है भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? दोस्तों जूट को सबसे पहले गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है किसको? जूट को। तो भारत में सबसे अधिक जूट जो है किस प्रदेश में होती है? तो पश्चिम बंगाल में, खास करके पश्चिम बंगाल के जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पे सबसे अधिक जूट की पैदावार होती है। जूट को क्या कहते हैं? गोल्डन फाइबर। अब डेल्टा शब्द आ गया है, तो विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ये विश्व में सबसे बड़ी डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन आता है कि जो सुंदरबन डेल्टा है वहां पे जो है किस प्रकार की जो है वन पाए जाते हैं? तो मैनग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं, आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? तो दोस्तों नीलगिरी की जो पहाड़ी है इसकी क्षेत्र में जो आसपास कॉफी की खेती की जाती है। कॉफी कई प्रकार के होते हैं, अरेबिका होते हैं, रोस्टा बुस्टा होता है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। अरेबिका भी एक कॉफी की प्रकार है। चलते हैं आगे, अगला है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है बहुत ही फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड की ये प्रमुख पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की जो है पुस्तक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है 19 नंबर, यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य देश हैं? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पार्टिकुलर देश का भी नाम पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अस्थाई देश नहीं है यूएनए के, तो मैं इसका थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगा। यूएनए की स्थापना कब होती है दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को जो है
यूएनओ की स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है इसके? इसके मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। बाद बाकी यूएनए का जो एक अंग है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, इंटरनेशनल न्यायालय जो है, ये कहाँ है? ये है द हेग में। बाद बाकी सारे जो अंग है इनके सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही स्थित है। एकमात्र जो है द हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आपको ये बात में ध्यान रखना है, द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। अब चलते हैं, ये तो हो गई स्थापना। इसमें अस्थायी सदस्य होते हैं 5। तो 5 कौन कौन से हैं? इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, चाइना भी है और यूएसए है। तो ये पांचों जो है अस्थायी सदस्य है। बात करें भारत इसकी कैसे सदस्य हैं, तो भारत इसके अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य है भारत, जो 31 दिसंबर 2022 को इसका कार्यकाल भी समाप्त होगा। 2 साल का कार्यकाल होता है अस्थायी सदस्यों का, और अस्थायी तो अस्थायी है, जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट है। तो पांचों अस्थायी सदस्य का नाम यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दिया है, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका। कब स्थापना हुआ बता दिए, मुख्यालय कहाँ है बता दिए। अब चलते हैं इससे एक और, जो वर्तमान में इनके हेड हैं कौन है? एंटोनियो गुतेरस। करेंट सेक्शन से काम आएगा। एंटोनियो गुतेरस जो है इनके वर्तमान में चीफ है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है, इसके मुख्यालय है मनीला में। कहाँ है? मनीला में जो है इसके मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1966 ईस्वी में। बात करें मनीला क्या है, तो मनीला फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस देश की राजधानी है मनीला, वहीं पर स्थित है एडीबी का मुख्यालय। एडीबी की स्थापना कब होती है? 1966 में, 1966 में। अब चलते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन है? दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया फेमस पुस्तक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रश्न में अगर सिर्फ इस क्वेश्चन के पीछे रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर लगा दिया जाए, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाता है मेघनाथ देसाई। ये पुस्तक है, ये भी पुस्तक का नाम है, इनका नाम है मेघनाथ देसाई जी। तो आपको ये याद रखना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई की पुस्तक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? ज्योतिष क्षेत्र में जो है दोस्तों, राशियों की कुल संख्या जो है 12 माना गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हर हम सभी में से किसी ना हर आदमी का कोई ना कोई राशि होता है, और कितने आदमी इस पर बिलीव भी करते हैं। तो राशियों की संख्या कितनी है? 12 है। इसमें कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के गठन में शामिल रहा? दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एओ ह्यूम जो है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी इसे कहा जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है एओ ह्यूम। साथ ही साथ एओ ह्यूम को जो है शिमला का संत कहा जाता है। शिमला का जो है इसे संत की उपाधि दी गई है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थोड़ा सा प्रश्न की बात करना जरूरी रहेगा। प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है प्रथम अध्यक्ष है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है, बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए थे कांग्रेस के 1887 मद्रास अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता संभाले थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछे जाते हैं, जॉर्ज यूले जो हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो गए हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जो है ये प्रथम महिला अध्यक्ष हुए थे। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। खाली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी कब किए? तो एक ही बार, बेलगांव अधिवेशन 1924 के दरमियान जो है महात्मा गांधी एक ही बार अध्यक्षता संभाले थे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों, तमस उपन्यास के लेखक जो है ये है आपका भीष्म साहनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? भीष्म साहनी। चलते हैं आगे, अमृता प्रीतम की एक फेमस किताब है पिंजर। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, पिंजर जो है इनके लेखक अमृता प्रीतम है। अगला प्रश्न है, भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, भारत कब आजाद होती है? 1947 के अंदर। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे क्लेमेंट एटली थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। पूछा जाता है कि क्लेमेंट एटली किस पार्टी से बिलोंग करते थे जब वो प्राइम मिनिस्टर थे? तो लेबर पार्टी से। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ विंस्टन चर्चिल, इन्होंने ही महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की उपमा दिए थे। एक प्रश्न अगला है 26 नंबर, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य जो है
समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन यहाँ पे महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना संधि पूछा गया है, तो ये 1932 में होता है। पूना समझौता या गांधी अम्बेडकर समझौता कहा जाता है 1932 में। वहीं पे लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी गांधी इरविन समझौता होती है 1931 में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ गांधी इरविन समझौता का एग्जैक्ट डेट पूछ दिया गया था एक एग्जाम में, शायद इसी बार की बीपीएससी जो कैंसिल है उसमें। तो 5 मार्च 1931 को जो है एग्जैक्ट रूप से गांधी इरविन समझौता हुई थी। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है सिंह का संरक्षण कहाँ होता है? दोस्तों सिंह का संरक्षण जो है ये चारों में से कहाँ होता है? दिया गया है काजीरंगा, मानस, कॉर्बेट, गिर। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिर नेशनल पार्क जो गुजरात में है, इसमें जो है सिंह का संरक्षण है। बाद बाकी काजीरंगा कहाँ है? असम में है। यहाँ से सीधा पूछा जाता है काजीरंगा कहाँ है? असम में है। मानस भी असम में हो जाएगा। और जिम कॉर्बेट ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ये भारत का प्रथम जो है वन्य जीव अभयारण्य है, या नेशनल पार्क कहिए, टाइगर रिजर्व कहिए, सब भी यही है। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है इनका नाम बदल दिया गया। अब जो नाम इसका क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क जो है इसका नाम हो गया है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलते हैं आगे। और क्योंकि रामगंगा नदी जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर ही बहता है, इसी के नाम पे इनका नाम जो है रख दिया गया। साथ ही साथ रामगंगा नदी की बात आ गई है, तो रामगंगा नदी जो है ये गंगा का प्रथम सहायक नदी है। आपसे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है कि गंगा का प्रथम सहायक नदी, तो आपका आंसर होगा रामगंगा नदी। चलते हैं आगे। प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? तो प्रसिद्ध पेंटर जो है राजा रवि वर्मा बहुत ही फेमस पेंटर हैं, तो ये त्रावणकोर रियासत से जो है जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। राजा रवि वर्मा की जो प्रमुख जो चित्रकारी है ये जो है शकुंतला की है, आपको जैसा कि पता ही होगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में होती है? दोस्तों काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अमरकंटक से निकलने वाली जो कौन सी नदी है आपसे जो बिहार में बहती है, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सोन नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ सोन नदी के बारे में क्या है, ये गंगा नदी में कहाँ आकर मिलती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गंगा नदी में ये पटना के समीप दक्षिण दिशा से आके मिलती है। ये बहुत जरूरी है याद रखना कि किस दिशा से, तो दक्षिण दिशा से आकर मिलती है। ये गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट जो है ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। पहला जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। अभी हमने बताया कि गंगा का प्रथम सहायक नदी कौन सा है, तो राम गंगा है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, गंगा नदी की जो सहायक नदी है, तो ये नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी अमरकंटक से। यहाँ से और भी नदियां निकलती है, जैसे नर्मदा भी निकलती है और महानदी भी निकलती है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो दोस्तों पूर्ण स्वराज काफी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्ण स्वराज की संकल्प जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए जा रहे थे। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है एक पाइन वन के किस्टोन स्पेसीज होते हैं कि मतलब किस प्रकार की जो है वन का किस्टोन एक प्रजाति है? ऑप्शन में है पाइनेसी, साकेडेसी, माइकोराजा, पोएसी। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा पाइन की जो वन के किस्टोन मूल तात्पर्य पाइनेसी वन में जो है ये पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पाइनेसी वन के प्रकार की एक उपज है किस्टोन, जो एक प्रजाति है, स्पीसीज है। तो आपको याद रखना है डायरेक्ट, और इस क्वेश्चन में तो कुछ ज्यादा बताने वाला है नहीं। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के किस युग में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में प्रादुर्भाव हुआ? दोस्तों जैसे आजकल मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में कायस्थ एक जाति होते हैं, आज भी है। तो किस काल से जो है इसकी उत्पत्ति होती है? तो इसकी उत्पत्ति जो है गुप्त काल से माना गया है, गुप्त युग से माना गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे ये भी पूछा जाता है। तो श्री गुप्ता जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो आपको ये बात भी ध्यान, उसी प्रकार मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 33 नंबर कि सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वासटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। दोस्तों सिरपुर में जो है एक मंदिर का निर्माण करवाया था कौन? रानी वासटा ने। तो ये पूछ रहा है कि किस राजवंश से थे वो। तो ऑप्शन है नल वंश, पांडु वंश, सरवपुरीय वंश, सोम वंश। काफ़ी जो है ये कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है दोस्तों कमीशन में पूछा जाता है कि हमको लगता है कि हम सुने ही नहीं हैं। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पांडु वंश। पांडु वंश से बिलोंग करती थी ये रानी, इनका नाम है वास्टा, और इन्होंने जो है ईंटों से एक मंदिर बनवाई थी। चलते हैं आगे। और ये कनौज के राजा किसकी? यशोवर्मन की पुत्री भी थी। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, किसके? यशोवर्मन की पुत्री थी कौन? ये रानी वास्टा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कलुचरी काल में जो है सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में इसके रूप में प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों सती प्रथा बहुत दिन तक प्रचलन में रहा। बात करें सती प्रथा का अंत कब हुआ है, तो 1829 ईस्वी में जो है सती प्रथा का अंत हुआ था भारत के अंदर। और किसके प्रयास से हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयास से और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है ये समाप्त किया गया था। तो आपको जो है ये बात ध्यान रखना होगा कि कब हुआ था समाप्त, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन किए थे, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफी जो है एक प्रकार का बहुत ही भद्दा टाइप का जो है चलन था समाज के अंदर, कुरीतियां थी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा कलोचरी काल में सती प्रथा प्रचलित, इसके प्रमाण रतनपुर के ईश्वर में प्राप्त होते हैं। तो सती मंदिर, रतनपुर में सती मंदिर के जो है अवशेष हैं, वहां पे सती मंदिर जो है अभी भी है वर्तमान में। तो इससे पता चलता है कि उस समय जो है सती प्रथा प्रचलन में थी। सती प्रथा कब समाप्त हुई हमने बता दिया, 1829 में। कौन करवाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयास से। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय जो है आधुनिक भारत का अग्रदूत या आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, और ये ब्रह्मा समाज के संस्थापक भी हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती? ऑप्शन है उपज की बिक्री करना, यातायात की सुविधा, समर्थन मूल्य का निर्धारण, संग्रह करना। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समर्थन मूल्य का निर्धारण जो है ये CSCP के द्वारा किया जाता है, ये प्राथमिक विपणन समिति के द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ क्या है? दोस्तों शब्द नाइक का अर्थ क्या है? ऑप्शन है विजय की यूनानी देवी, फ्रांस के एक धावक का नाम है, इसके संस्थापक का नाम है, उसके बाद शब्द का कोई महत्व नहीं है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि नोकिया कंपनी किस देश की है, इसके क्या अर्थ होते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो नाइक का जो है ये विजय की यूनानी देवी है, मतलब विजय की देवी है जो यूनान से जो है ना यूनान में पूजी जाती है। तो उन्हीं के नाम पे जो है नाइक कंपनी नाम अपना नाइक रखा है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है कि राज्यसभा सभापति, लोकसभा स्पीकर, विधान परिषद सभापति, विधानसभा स्पीकर। दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसे स्पीकर नहीं कहा जाता है। स्पीकर तो लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है, साथ ही साथ राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है, जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, जो वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। बात करें वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उसे सभापति कहा जाता है, वहीं विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसे अध्यक्ष ही कहा जाता है, स्पीकर नहीं कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 38 है। 38 प्रश्न हमारा कहता है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? दोस्तों राज्यसभा जो है ये अपर सदन है भारतीय संसद का, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 250 हो सकता है, जो इस फॉर्म में आता है। 238 जो है चुनाव के माध्यम से और 12 जो है मनोनयन के प्रोसेस से, जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12। बात करें ये पद्धति किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है यह पद्धति। और राज्यसभा में जो चुनाव होती है 238 सदस्यों का, ये पद्धति साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। काफी इंटरनल नॉलेज है, आप जरूर इसे अपने पास स्टोर कीजिए। एक प्रश्न है दोस्तों कि डोल उत्सव या डोल यात्रा
जो है त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है केरल, उसके बाद है उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों डोल यात्रा जो है या डोल उत्सव ये पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। कभी कभी यहाँ पे सीधा सीधा यात्रा भी लिखा रहता है, तो इसका भी आंसर पश्चिम बंगाल भी ही होता है। आपको ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद केरल में इस प्रकार का कौन सा त्योहार है इससे मिलता जुलता? तो रथ यात्रा है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 है हमारा। असम सरकार द्वारा 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? वो तो प्राप्त भी हो गया 2022 के अंदर। तो ये दिया गया था आपको रतन टाटा जी को, जो टाटा कंपनी के मालिक हैं रतन टाटा, तो इनको दिया गया था असम वैभव, जो असम का सर्वोच्च सम्मान होता है। 2021 में घोषणा होती है, 2022 में प्राप्त होता है। इस फॉर्म में एक और क्वेश्चन है, जो कलिंग रत्न है जो उड़ीसा का सरकार देता है, कलिंग रत्न ये दिया गया है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को रिलेट करके। एक प्रश्न है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों शरद कुमार का जो संबंध है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाई जंप करते हैं शरद कुमार। तो आपको राइट आंसर हाई जंप हो जाएगा। एक प्रश्न है यहाँ पे, और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न होगा कि 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? दोस्तों भारत की नहीं विश्व की ये पहली महिला क्रिकेटर है जो 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए। ये कौन है? ये है मिताली राज, और ये हाल में ही संन्यास की घोषणा भी कर चुकी है। और इस बार जो 12 आदमी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया, जिसमें अधिकांश ओलंपियन है जो ओलंपिक में किसी न किसी रूप में मेडल प्राप्त किए थे, उन्हें उसके अलावा 2 आदमी को दिया गया था। याद कीजिए, एक सुनील छेत्री को दिया गया था, सुनील छेत्री जो फुटबॉलर है, और एक मिताली राज को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर मिताली राज हो जाएगा, जिन्होंने 10,000 रन बनाए अंतर्राष्ट्रीय रन, और ये संन्यास की भी घोषणा कर चुकी है। ये इनको जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है इस बार का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो काफी लेंदी हो जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस तरह की सीरीज को आप रोजाना फॉलो करें एक बेहतर रिजल्ट के लिए।